नमस्ते दोस्तों। आरपीएससी के 2013 के फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चन नंबर 60 तक अपन देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 61 पे विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि द एनर्जी लॉस इन परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल इन लैबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज। देखो, कोलिजन हो रहा है, इन इलास्टिक हो रहा है और दोनों पार्टिकल आइडेंटिकल हैं, तो लैब फ्रेम के अंदर वो है जो एनर्जी लॉस कितना होगा। तो आपने इलास्टिक कोलिजन तो बहुत पढ़ा होगा। सिमिलरली इन इलास्टिक कोलिजन भी उस कोलिजन की तरह ही डील किया जाता है। मान लिया कोई पार्टिकल m1 है, m2 है, पहले वाले की स्पीड u1 है, दूसरे वाले की स्पीड u2 है आपकी। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या, दोनों पार्टिकल का मास क्या होता है, जुड़ जाते हैं, मतलब वो चिपक जाते हैं दोनों, है ना। अब वही आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा, वो क्या होगा, इसका मास और वेलोसिटी, इसका मास और वेलोसिटी, और इन दोनों कंबाइंड मास और वेलोसिटी, और ये जो v है वो आपके इन दोनों की कंबाइंड होने के बाद की वेलोसिटी है। यहाँ से आपको v मिल गया आपको। अब आप काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन पे ध्यान दोगे आप अगर, तो वो क्या होगा, बिफोर कोलिजन क्या होगा, सिंपल आपका ये वाला जो है और ये वाला हाफ एम बी स्क्वायर और हाफ एम बी स्क्वायर फॉर्मूले से आपका ये बिफोर कोलिजन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन हो जाएगा। और आपको बताएं कि अपन इसको थोड़ा सिंपली अगर करना चाहें अगर, तो क्या होगा, अपन m2 को रेस्ट मास मानने लेते हैं, है ना, कि ये m2 जो मास है आपका ये रेस्ट पर है, मतलब ये मोशन नहीं कर रहा, तो u2 क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए और आपको बताइए कि आइडेंटिकल दिया हुआ है तो मास m1 और m2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। u2 को जीरो रखने पर आपका इक्वेशन नंबर 1 से आपका ये मिलेगा आपको, इक्वेशन नंबर 2 से आपको ये मिलेगा और इक्वेशन नंबर 3 से आपको ये मिलेगा। आपको तो केवल आफ्टर कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपको। तो देखो इधर उसका फॉर्मूला आपको ये दिया हुआ है, इस v की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए आप, आपको फॉर्मूला ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब फ्रिक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा गया आप क्वेश्चन में, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। असल में ये सिमिलर वही एक परसेंटेज एरर वाला फॉर्मूला आपका है ना। अब देखो जो भी आपको वैल्यू पूछी गई है उस वैल्यू का 1 बाय 1 यहाँ पर पुट कर दीजिए। आपका आंसर लास्ट में क्या आएगा, m2 अपॉन m1 प्लस m2। मैंने इसे सॉल्व नहीं किया, आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है इसको। अब देखो वहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि वी हैव ए आइडेंटिकल पार्टिकल। आइडेंटिकल पार्टिकल का मास क्या होता है, बराबर होता है, मतलब m1 m2 इक्वल टू m हो जाएगा। इसको यहाँ पुट कीजिए तो m अपॉन 1/2 या 50%, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस क्या होगा इन इलास्टिक स्कैटरिंग में, 50% का होगा। अब इसका मतलब हमारा आंसर में 4 जो है वो आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं 62 पर बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट x ऑफ lightly damped simple harmonic oscillator at time t इज गिवन एज। देखो ये आपको जो है वो डिस्प्लेसमेंट दिया गया आपको, किसका, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का दिया गया। क्या पूछा गया है, क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए सिस्टम कितना होगा अगर ए आपका कांस्टेंट है अगर। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका। ये हमने जो है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का डिस्प्लेसमेंट ले लिया, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और सिंपल जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो डिस्प्लेसमेंट सिंपल इस इक्वेशन द्वारा लिखा जाता है, जहाँ पर ए जो होता है एम्पलीट्यूड होता है, साइन ओमेगा उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ई माइनस आर और टी, आर वहाँ पर डैम्पिंग कांस्टेंट होता है। इस फॉर्मूले को मैच कीजिए आप, तो आपको क्या मिलेगा, क्वालिटी फैक्टर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा अपॉन 2r होता है। ओमेगा को इसको मैच कीजिए, ओमेगा यहाँ पर 4 के बराबर है ना, इन मल्टीपल विथ टाइम है आपका, और आर की वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ देखो ये ई की बार माइनस आर टी होता थी, आर की वैल्यू कितनी होगी, 0.01 टी हो जाएगा ना, तो टी के मल्टीपल में है, वो आर की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, उसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर कितना आएगा, 200 आपका आंसर आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 63 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 63 जो है वो कहता है कि फॉर ए ड्राइवन ऑसिलेटर मैक्सिमम पावर एब्जॉर्प्शन अकर व्हेन फेज ऑफ फोर्स लीड दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बाय फॉलोइंग वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम जो आपका पावर एब्जॉर्प्शन जो है वो कब होगा या किस फेज एंगल पर होगा आपका, ये आपको पता लगाना है किस फेज एंगल पर होगा आपका। देखो इधर
आपको पता है कि आपको पता है कि ड्राइव्ड ऑसिलेटर जो होता है उसमें जो पावर एब्जॉर्प्शन होता है उसको सिंपल आप क्या लिखते हो, P=F.V0 लिखते हो। और F को सिंपली आप किस प्रकार लिखते हो, F0V sin ओमेगा टी। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा होगा तो अपन ने पीछे एक ड्राइवर ऑसिलेटर का एक अपन ने फॉर्मूला सॉल्व किया था, वहाँ पर 3 फोर्स लिए जिसमें एक फोर्स जो था अपना वो ये वाला फोर्स था, F0 sin ओमेगा टी वाला फोर्स था। अब देखो इधर, ये मान लिया उसकी जो है वो सिंपल इक्वेशन है, जो अपने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है, x=x0 sin ओमेगा टी माइनस फाई यहाँ पर फेज एंगल जो हमें ज्ञात करना है। यहाँ से आप v निकाल लीजिए, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर v की आवश्यकता है। यहाँ से मैंने v निकाल लिया, कुछ नहीं, ओमेगा एक्स्ट्रा मल्टीपल में आ गया। इस वैल्यू को आप क्या करो, सिंपली इसके अंदर पुट कर दो। इस वैल्यू को पुट करोगे आप अगर, तो वहाँ पे क्या होगा, कोस ओमेगा टी माइनस फाई आएगा। इसको कोस ए माइनस बी के फॉर्मूले से ओपन कर लो पूरे को, और साइन ओमेगा टी को इंटर मल्टीप्लाई कर दो। अब पूछा गया हमसे एवरेज पावर एब्जॉर्प्शन पूछा गया। एवरेज पावर एब्जॉर्प्शन मतलब क्या हुआ कि आप इसका सबका एवरेज निकालोगे। एवरेज केवल ओमेगा टी का ही निकलेगा, है ना, फाई का नहीं निकलेगा। इसका एवरेज जो होता है वो आपका 0 होता है, और इसका एवरेज क्या होता है 1/2। ये आपने कई बार जो है अपनी वेव एंड मैकेनिक्स की बुक में आपने एवरेज निकाला होगा, कई बार क्वांटम में भी निकाला होगा, आपने देखा होगा। इनका एवरेज क्या होता है 1/2, इसका एवरेज हमेशा 0 होता है। इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, 0 पुट कर दीजिए, आपका ये पूरा लैप्स हो जाएगा। यहाँ आप वैल्यू 1/2 पुट कीजिए, आपका यहाँ नीचे 1/2 आ जाएगा। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फेज एंगल पे डिपेंड कर रहा है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन के ऊपर। और साइन का फंक्शन जो है वो मैक्सिमम कब होता है, जब फाई की वैल्यू क्या होगी, π/2 होगी, तभी मैक्सिमम होगा। इनकी मैक्सिमम पावर एब्जॉर्प्शन के लिए आपको फाई की वैल्यू π/2 रखनी पड़ेगी। तो आपका आंसर नंबर 3 जो होगा वो आपका क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। इफ़ वेव वेलोसिटी इन वाटर इज, ये आपके पानी के अंदर कोई वेव वेलोसिटी दी हुई है, देन ग्रुप वेलोसिटी ऑफ वेव, तो ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी। देखो इधर डिस्पर्सन रिलेशन से ही हम क्या करते हैं, वाटर की वेलोसिटी को निकालते हैं। तो सिंपल डिस्पर्सन रिलेशन होता है आपका ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी के होता है। ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, √g लिख सकते हो। मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आपके क्वेश्चन के अंदर आपको जो भी वैल्यू दी हुई है वो हमेशा किस में दी हुई है, जी लैम्बडा और पाई में दी हुई है आपकी, है ना, जी लैम्बडा और पाई में दी हुई है। तो देखो आपको पता है कि फेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, Vp=W/K, जो आपको आपके क्वेश्चन में दी हुई है वो क्या होती है, √g/K। कुछ नहीं किया, इस ओमेगा की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और वैल्यू क्या आई, के को मैंने कन्वर्ट कर दिया 2π/λ के अंदर, वेव नंबर को जो है वो लैम्बडा में कन्वर्ट कर दिया। ये आई आपकी √g λ2π, ये आपको क्वेश्चन में दी हुई है ना, ये आपको क्वेश्चन में दी हुई है। अब पूछा है ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, वो होती है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के, यानी कि डिस्पर्सन रिलेशन का के साथ में क्या करना पड़ेगा, आपको 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ओमेगा की वैल्यू अपन ने क्या किया, यहाँ से पुट कर दी मैंने। इसको मैंने जब सॉल्व किया, मैंने जब इसको, तो मेरी वैल्यू कितनी आई, मेरी आई 1/2 √g/K, और 1/2 √K को मैंने कन्वर्ट कर दिया 2π/λ में, तो वो कितनी आई, √g λ/2π आई। लेकिन हमारी इस आंसर शीट में 1/2 √g λ/2π कहीं भी आपका जो है वो आंसर गिवन नहीं दिया हुआ है। ये वाला गिवन है आपका, लेकिन यहाँ पे 1/ जो है वो 2 नहीं लगा हुआ है। तो आरपीएससी की आंसर की में हमारा आंसर है ही नहीं, तो आरपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि टेकिंग फोर्स कांस्टेंट फॉर CO बॉन्ड इन CO2 मोलिक्यूल्स टू बी 10⁻³ न्यूटन मीटर, यानी कि आप क्या कह रहे हैं कि CO2 मोलिक्यूल्स में CO जो बॉन्ड है उसके लिए फोर्स कांस्टेंट कितना लिया है, 10⁻³ न्यूटन पर मीटर लिया है। द नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी आर, नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी क्या होगी। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो एटॉमिक से आया होगा, लेकिन असल में ये क्वेश्चन वेव एंड ऑसिलेशन का क्वेश्चन है आपका। अब देखो इधर CO मोलिक्यूल्स को इन्होंने बोला है कि फोर्स कांस्टेंट के लिए बोला उन्होंने। मान लीजिए ये मेरा एक CO2 मोलिक्यूल्स है, यहाँ पर आपका C जो है वो सेंटर एटम है, O जो है हमारे दोनों हैं साइड में लेफ्ट एंड राइट एटम है, और C और O जो बॉन्ड है इसका फोर्स कांस्टेंट मतलब मान लीजिए स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो एक तरह से, आप है ना, 10⁻³ मेरे को दिया हुआ है। तो देखो इधर कि पहला जो मोलिक्यूल्स मेरा M1 है, ठीक है, वो क्या होगा मेरा, ये M1 मोलिक्यूल्स होगा। उसको मैंने बोल दिया कि उसका द्रव्यमान कितना होगा,
क्योंकि इसमें आपको पता है कि इसमें कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, 16 होते हैं ना, 8 और 8, 16 बाई अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करने पे क्या होगा, मास पर मोल आ जाएगा। और सिमिलर M2 जो उसका क्या होगा, 12/Na मतलब अवोगाद्रो नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, इसको अगर थोड़ा सा अगर मैं डिस्प्लेस करता हूँ, अगर क्यों, मुझे असल में ज्ञात क्या करना है, मुझे असल में ज्ञात करना है नॉर्मल मोड ऑफ फ्रिक्वेंसी ज्ञात करना है ना, नॉर्मल मोड ऑफ फ्रिक्वेंसी ज्ञात करना है। इसके लिए मुझे पूरी इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अब देखो इधर, जब मैं इसको थोड़ा डिस्प्लेस करता हूँ अगर, तो M1 जो आपका मास है, आपका यहाँ O है, मान लिया वो शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x1 उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये वाला मोलिक्यूल्स है वो x2 डिस्प्लेस हो गया, ये वाला x3 डिस्प्लेस हो गया, और इनके तीनों के जो डिस्प्लेसमेंट है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से वो इस प्रकार की, x3 में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, x2 में कम हुआ है और x1 में सबसे कम डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब देखिए, पहले M1 ये वाला जो है आपका, इसके लिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिखोगे, वो सिंपल आपको ये लिखनी पड़ेगी, आपको M1 डबल डिफरेंशियल x1 विद रिस्पेक्ट टू t माइनस x1 माइनस x2, मतलब x2 माइनस x1, इन दोनों के बीच में जो अंतर आया वो स्प्रिंग का खिंचाव हो जाएगा, है ना, माइनस के एक्स होता है ना आपका। फिर आप M2 लिखोगे तो क्या होगा, M2 वाले केस में क्या होगा कि इसकी वजह से भी खिंचाव होगा और इसकी वजह से भी खिंचाव होगा, तो आपने क्या किया, x2 माइनस x1 कर दिया और x2 माइनस x3 कर दिया, ये हो गया। M3 वाले में क्या होगा, केवल इसकी वजह से खिंचाव आएगा तो x3 माइनस x2 कर दिया इसने, है ना। इस प्रकार तीनों इक्वेशन लिख लिया आपने, और तीनों इक्वेशन लिखने आप क्या नोट करोगे कि पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन क्या होगी, हम उनको बराबर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि पहला आइटम भी O है और तीसरा आइटम भी हमारा क्या है, O है। तो उसने क्या किया कि वी नो दैट M1 एंड M3 आर इक्वल, क्योंकि वो ऑक्सीजन का आइटम है, ठीक है, आई में सेम आइटम है। सब्सट्रैक्ट M3 इक्वेशन टू M1, M3 में से M1 को घटा दिया अपन ने, देखो यहाँ मैंने घटा के रख लिया है, M3 को मैंने M1 बोल दिया है। इसको घटाओगे तो क्या होगा, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, माइनस के x3 माइनस x1। अब यहाँ भी देखो x3 माइनस x1 यहाँ पर भी है, x3 माइनस x1 यहाँ पर भी है, तो x3 माइनस x1 को आपने क्या कर दिया, x मान लिया, और ये सिंपल इसको इधर सेंड कर दिया। ये सिंपल आपको एक ऑसिलेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इसका सॉल्यूशन आपको पता है क्या होता है, हमेशा ओमेगा बराबर क्या होता है, रूट के अपॉन M1 होता है ना, सिंपल हो गया। तो अपन ने कई बार किया है इसको तो मैंने, और यहाँ से जो है वो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 1/2 रूट के की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को, 1000 दी हुई है, और एम ए की वैल्यू कहाँ से लाओगे आप, यहाँ से, है ना। तो एम ए की वैल्यू जब यहाँ से आप पुट करोगे अगर तो क्या होगा, 16 तो यहीं रह जाएगा, और अवोगाद्रो नंबर जो है 6.026 10⁻26 इन kg, है ना, वो यहाँ पर चला जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, फ्रिक्वेंसी आएगी 3.08 10⁻3 हर्ट्ज, इसका आंसर आएगा आपका। अब देखो, अब ये तो हो गया नंबर 1 नॉर्मल मोड ऑफ फ्रिक्वेंसी हो गया। नंबर 2 के लिए क्या करोगे आप, नाउ पुट द सॉल्यूशन इन इक्वेशन, है ना। अब देखिए कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, इनके सॉल्यूशंस लिख लिए मैंने। ये हमारे सॉल्यूशन से मान लिया कि इसका सॉल्यूशन है वो a cos ओमेगा t + 5 होगा, x का b cos ओमेगा t 5 होगा, और इसका c cos ओमेगा t 5 होगा। इन तीनों इक्वेशनों को आप लोग अपनी इक्वेशन में पुट करना ऊपर वाली इक्वेशन में, जिस प्रकार रिक्वायर्ड है इनका डबल डिफरेंशिएट करके ये मुझे 3 इक्वेशन और प्राप्त होगी। नंबर 1 से ये प्राप्त होगी, नंबर 2 से ये प्राप्त होगी, नंबर 3 से ये प्राप्त होगी। आपको फिर अगेन पता है कि सॉल्यूशन पुट करने के बाद भी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 जो है वो क्या होगी, सिमिलर होगी, क्योंकि उसमें मास क्या है आपका, सिमिलर है। इक्वेशन एंड ऐड इक्वेशन 1 एंड 3 यूजिंग M1 एंड M2, है ना, सॉरी M3, देन वी गेट द A इक्वल टू C। इन दोनों को पुट आप करोगे तो A और इक्वल टू C आएगा। एंड यूजिंग अबाउ इक्वेशन 2 डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मास M2, और जो A और C को और M1 इक्वल टू M2 को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके आप सॉल्व करोगे आप अगर, तो आपको जो ओमेगा की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो इस प्रकार मिलेगी, है ना। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा कि 2M1 + M2 अपॉन M1 और M2 होगा। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको M1 और M2 की वैल्यू को पुट करना है। ये मैंने देखो यहाँ वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पर, और फ्रिक्वेंसी क्या होगी सिंपल आपकी 1/2 रूट के, और ये पूरा का जो मास का जो भी आपका है, इसे सॉल्व करोगे आप तो वैल्यू कितनी आएगी, 5.91 × 10⁻13 हर्ट्ज आपका आंसर आएगा। तो दोनों की फ्रिक्वेंसी, नॉर्मल मोड फ्रिक्वेंसी देखोगे ना, पहले कितनी आ रही है 3.08, तो अगले कितने 5.91 आ रही है। आंसर नंबर 4 आपका जो आरपीसी की सीट से क्या होगा, सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम टू स्पीड इन हाइड्रोजन एट द सेम टेम्परेचर। देखो, दो स्पीड का आपको रेशियो निकालना है, ठीक है।
इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है आपका, है ना, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, वो क्या होता है, v इक्वल टू गामा आर टी अपॉन एम, और ऊपर रूट होता है। और आपको बताया कि हीलियम भी एक मोनोएटॉमिक गैस होता है, उसका CV कितना होता है 3/2r। हाइड्रोजन जो होता है वो असल में एक डाईएटॉमिक गैस होता है ना, डाई मतलब H2 हो गया ना, डाईएटॉमिक गैस हो गया, इसका CV कितना होगा आपका, मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो क्या होगा 5/2r हो गया आपका। यहाँ से आप गामा निकाल सकते हो आप, है ना, गामा क्या होता है CP/CV होता है, और ये का मेयर रिलेशन होता है। अब देखो इसका जो गामा, हीलियम का जो गामा आएगा वो कितना आएगा 5/3 आएगा, है ना। CV आपको पता लग गया ना अगर, तो आप इस फॉर्मूले से आप CP पता लगा लो और फिर CP/CV कर लो। तो हीलियम के लिए तो गामा आपका ये होगा, और आपका हाइड्रोजन के लिए गामा आपका ये होगा। अब तो कुछ भी नहीं करना है, वेलोसिटी ऑफ हीलियम फार्मूला ये लिख दिया मैंने ऊपर, है ना, इसमें सारी वैल्यू पुट कर दी, 5/3 गामा की R और T/4 हो जाएगा, और M4 किया, ठीक है, हीलियम का मास है। सिमिलर इस प्रकार आप इसको लिख दीजिए आप लोग, ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर क्या आएगा √25/42, है ना, और ये जो रिलेशन क्या आ जाएगा 5/√42 आ जाएगा। आंसर नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन लगता है मेरे को। लो पिच साउंड इज नॉन एज ए श्रिल साउंड, श्रिल मतलब होता है तीखी होती है ना, बारीक होती है ना। पिच इज नॉट रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। हाई पिच साउंड इज नॉन एज ए श्रिल साउंड। द पिच ऑफ ए लॉइन रोर इज वेरी हाई। देखो उधर आपको पता है कि हाई पिच साउंड इज नॉन एज ए श्रिल साउंड, इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जिसकी पिच हाई होती है ना उसकी आवाज़ बहुत बारीक होती है। एग्जाम्पल तो एक कोई वुमेन होता है ना अपना, ठीक है, कोई लेडीज़ होता है, वो जब बोलता है तो क्या उसकी पिच क्या होती है, हमेशा बहुत हाई होती है, और आवाज़ कितनी हाई होती है, हमेशा तीखी आवाज़ होती है। तो आंसर नंबर 3 आपका क्या होगा, आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं, जो कि एक बहुत लेंथी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ ए स्क्वायर ऑफ रेडियस आर चार्ज्ड विथ टोटल चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम इज, यानी कह रहा है कि किसी भी स्क्वायर की रेडियस आर है, उसको चार्ज Q दिया हुआ है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी। देखो ये जो इसका डेरिवेशन है ना, काफ़ी हमने सॉल्व किया। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डेरिवेशन का वीडियो डाल दूंगा आपको मैं, या कोई लिंक डाल दूंगा जहाँ आपको इसका डेरिवेशन पूरा मिल जाएगा। सिंपल उसके जो फॉर्मूला होता है क्या होता है 3/5 Q² 4πε0r, है ना, ये इसका रियल आंसर होता है। ये अपन ने कई बार पहले भी सॉल्व किया है। और सिंपल इस 1/4πε0 को आप K भी लिख सकते हैं, और इसको आप इंटर मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं। तो हो सकता है कि अगली बार आपसे पूछे तो इस फॉर्मेट में पूछ ले, है ना, ये आपको आंसर में से पता होना चाहिए। तो आपका आंसर नंबर 1 जो है आपका वो क्या होगा, सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, जो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। द एक्सप्रेशन फॉर क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, है ना, क्लासिकल रेडियस ऑफ इक्वेशन किस प्रकार से जो है वो डिफाइन की गई है। हमें दिया गया कि अगर वो इस प्रकार डिफाइन की जाए, अगर R = a/KE² तो वहाँ पर A की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है कि अभी अपन ने जस्ट एक सॉल्व किया कि एक चार्ज स्फीयर जो है उसकी एनर्जी किस प्रकार लिखी जाती है, ऊपर वाले फॉर्मूले से उसकी एनर्जी इस प्रकार लिखी जाती है ना, जिसे मैंने सिंपल नीचे लिख लिया कि एक चार्ज स्फीयर की एनर्जी कितनी होती है 3/5 KQ² होती है। हमसे रेडियस पूछी गई है, तो रेडियस को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रेडियस क्या होगा 3/5 KQ² होगा, और पार्टिकल की जो एनर्जी होती है उसे अपन mc² लिखते हैं, तो E को मैंने mc² लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और सिंपल आपकी रेडियस क्या बन गई, R आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a/KE² mc² होनी चाहिए, हमारी क्या बन रही है 3/5 KQ² mc² बन रही है। इन दोनों को मैच कीजिए, a किसके बराबर होगा 3/5 के बराबर होगा, और आपका आंसर नंबर 3 क्या होगा, आपका सही होगा। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं, है ना। 70 क्वेश्चन कहता है कि एटॉमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ बोहर रेडियस A0 where here n इज। ये कह रहा है कि एटॉमिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है अगर, तो उसमें पता लगाओ कि जो बोहर रेडियस की पावर होती है ना वो कितनी होती है। वो कह रहा है कि पोलराइजेबिलिटी का जो ऑफ हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला होता है ना उसे अल्फा कहते हैं। अल्फा इक्वल टू कितना होता है 2.96 K0 A0 की पावर 3, जो A0 क्या है बोहर रेडियस है आपका। तो यहाँ पर बोहर रेडियस की पावर कितनी है
n=3 है। ये आपसे पूछी गई थी कि हाइड्रोजन एटम की पोलराइजेबिलिटी के अंदर अगर बोहर रेडियस की पावर n है तो वो n कितनी होगी, तो n कितनी होगी 3 होगी, तो आंसर नंबर 2 आपका क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, जो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो ये कह रहा है कि पॉइजन इक्वेशन इज रिटन एज फॉलो, इनमें से पॉइजन इक्वेशन जो है वो किस प्रकार सही लिखी जा सकती है। देखो ऑप्शन आप लोग चेक कर लेना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो पॉइजन इक्वेशन और लाप्लास जो इक्वेशन होती है उनमें इतना ही फ़र्क होता है कि पॉइजन इक्वेशन जो होती है वो किसी मीडियम के लिए लिखी जाती है और लाप्लास इक्वेशन किसी वैक्यूम के लिए लिखी जाती है। दोनों इक्वेशन एक ही होती हैं। तो यहाँ जब मीडियम के लिए लिखी जाएगी तो क्या होती है, वो -ρ/ε0 होता है। रो आप मीडियम की डेंसिटी होती है आपकी। तो इसको आप क्या कीजिए, एक्सपेंड कर लीजिए और आपको पता लगेगा कि आपका जो आंसर नंबर जो आपका 4 है वही केवल मैच हो रहा है। ठीक है, देखो इधर जहाँ पर दोनों में 0 आ गया वो तो ऐसे गलत हो जाएगा क्योंकि वो लाप्लास इक्वेशन है। दो चीज़ ये बची केवल यहाँ पर, इसमें एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और एक आपको पोटेंशियल दिया। तो ये हमेशा किसकी फॉर्मेट में होती है, पोटेंशियल की फॉर्मेट में होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं हम लोग। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है आपका कि कंसिडर पैरेलल प्लेट एट डिस्टेंस d फ्रॉम ईच अदर एंड चार्ज्ड एट पोटेंशियल v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली, है ना। कोई भी दो पैरेलल प्लेट हैं उनको चार्ज किया गया और दोनों को d डिस्टेंस पर रखा गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट बिटवीन द प्लेट एट ए डिस्टेंस d1 फ्रॉम द फर्स्ट प्लेट इज, और मान लिया पहली प्लेट से कोई d1 दूरी के ऊपर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि जो मान लीजिए दो मेरी पैरेलल प्लेट है, इनकी डिस्टेंस d है और पहली प्लेट से कोई d1 दूरी पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, v/d, मतलब d मतलब दूरी, जितनी दूरी पे निकालना है आपको। और v जो होता है वो क्या होगा, दो प्लेट है, v1 और v2 प्लेट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, v1 और v2 प्लेट में दोनों में क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, v1 - v2/d हो जाएगा। जस्ट मैं इसको क्रॉस चेंज करूंगा, v2 - v1 करने के लिए तो क्या होगा, -v2 - v1 होगा। और आपको d1 डिस्टेंस पर निकालने को बोला गया है, याद रखना वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता ही नहीं है। उसका सिंपल जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, केवल d ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, d1 पे डिपेंड नहीं करेगा। तो 72 का जो आंसर होगा आपका, वो आंसर नंबर आपका 1 आपका सही होगा आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 73 पर बात करते हैं अपन। क्वेश्चन 73 कहता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ ए डिफ्लेक्टिंग सेंसिटिविटी ऑफ ए कैथोड रे ऑसिलेटर इज नोन एज। देखो ये तो एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जिसको फार्मूला पता था उसका क्वेश्चन सही हो गया। आपको पता होना चाहिए डिफ्लेक्शन जो फैक्टर होता है ना, वो हमेशा 1/डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी होता है हमेशा। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है कैथोड रे ऑसिलेटिंग के लिए। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, आंसर 2 आपका क्या होगा, आपका सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका, वो क्या करेगा कि चूज द इनकरेक्ट रिलेशन। ये सारे के सारे रिलेशन जो है वो मैक्सवेल इक्वेशन रिलेशन है। मैंने चारों मैक्सवेल की इक्वेशन यहाँ पे लिख दी है मैंने, कि पहला वाला जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, इससे ये वाला रिलेशन बनता है, डेल्टा ए वाले से रिलेशन बनता है, एच वाले से ये बनता है, जी वाले से, है ना, ये वाला बनता है। इसमें जो पहला जो रिलेशन है ना वो आपके उसके अंदर गलत दिया हुआ है ना। तो आपका फर्स्ट आंसर क्या होगा, आपका सही होगा आपका। द लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है अपने को कि इन ए गैस अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल स्पीड वाया डिस्ट्रीब्यूशन ला द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एटम क्या होगी। देखो उसने सीधा फॉर्मूला पूछा है, रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला जिसको आता था उसने इसको सही कर दिया। तो बता दूं आपको मैं, रूट मीन जो स्क्वायर का जो फॉर्मूला है असल में आपको वो क्या होता है कि √3kT/m होता है आपका। रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में 3kT/m होता है। ये जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था आपका। तो आपका आंसर नंबर जो 3 है वो आपका सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 76 से जो है हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।